सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। पहले हम आत्मिक चिंतन में कुछ देर बैठेंगे। अपना ध्यान इस देह की दुनिया से समेटते हुए अंदर की तरफ ले जाते जाएं। कि दुनिया 5 तत्वों की है। देह भी 5 तत्वों की है। पर इस देह में विद्यमान मैं आत्मा पांच तत्वों से न्यारी हूँ। अपना ध्यान लेकर जाएं ब्रेन के मध्य स्थित आत्मा पर। बुद्धि बल से अनुभव करें अपने दिव्य आत्मिक स्वरूप को। बहुत सुंदर चमकता चैतन्य सितारा हूँ मैं आत्मा। इस देह रूपी डिब्बी का हीरा हूँ मैं आत्मा।
ये देह तो नश्वर है, पर इसमें विद्यमान अविनाशी शक्ति हूँ मैं आत्मा। ज्ञान चक्षु से मैं स्वयं का दर्शन कर रही। मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ। मैं तो शांति पुंज हूँ। मैं तो पवित्रता का सितारा हूँ। मैं तो शक्तिशाली सितारा हूँ। ये सारा संसार जिस शांति, जिस खुशी को ढूंढता है, मैं स्वयं उस सुख शांति का पुंज हूँ। अनुभव करें अपनी वाइब्रेशन को। मुझ शांत स्वरूप पवित्र आत्मा के प्रकंपन पूरे मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर और आसपास के वायुमंडल को भी जैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं पवित्र सितारा, पवित्रता की शक्ति से सारे वायुमंडल को शरीर के रोम रोम को जैसे रिचार्ज कर रही। अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म के अनुभव में स्थित हो जाए।
ओम शांति। ओम शांति। हम कुछ दिनों से आत्मा के विषय में समझ रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मिक स्मृति में किस प्रकार गुण शक्तियों की जागृति होती है, उस विधि को भी हमने समझा। अब आज हम कुछ एक जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर पहले बात करेंगे, चेक करेंगे कि वो कितने राइट हैं और अपने एटीट्यूड को उन बिलीफ सिस्टम्स को चेक कर कर रीसेट करेंगे। तो पहला बिलीफ सिस्टम है कि मेरी फीलिंग्स के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार है। किसी का बोल, किसी का व्यवहार मुझे फील कराता है। जैसे कई बार आप लोग प्रश्न लिखते हो तो प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि मेरे ये रिलेटिव मुझे हर्ट करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं, या कोई मुझे इरिटेट करता है, या कोई मुझे गुस्सा दिलाता है, या कोई मुझे दुख देता है। तो ये सारी जो भाषा है ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि दूसरे व्यक्ति के पास इतनी ताकत है कि वो आपको कुछ फील करा सके, है ना। मैं कैसा फील करती हूँ उसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है। करेक्ट है? ऐसा ही हम सोचते हैं, है ना। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बात राइट है या नहीं है। अब आप देखो कि ये कंडीशनिंग कैसे होती है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो जब गिर जाता है बच्चा तो माँ उसे उठाती है और धरती को, ज़मीन को मारती है, बच्चे को गिरा दिया, बच्चे को गिरा दिया, है ना। जब भी कोई चीज़ बच्चे को होती है तो ये बताया जाता है कि इसने कर दिया। आपने कभी ये भाषा को सोचा है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो हम ये नहीं कहते बच्चा बड़ा हो गया, कहते कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे होते हैं क्या? कपड़े तो उतने ही हैं जितने आपने खरीदे थे। कपड़े छोटे नहीं हुए, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन हम कहते कपड़े छोटे हो गए। तो हम हमेशा बाहर वाली चीज़ को ब्लेम करते हैं, है ना। इसने रुला दिया, अरे उसने दुख दे दिया। तो ये सारी बातें हम बचपन से सुनते सुनते कंडीशन्ड हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान हम अभी सुन रहे हैं, अगर इस ज्ञान की लाइट में चेक करें तो पता चलेगा कि कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है। किसी ने एक शब्द बोला, अब उस शब्द को मैंने सुना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने उस शब्द को कानों से सुना, पर उस शब्द का अर्थ निकालकर दुख किसने क्रिएट किया? मैंने खुद क्रिएट किया, है ना। तो कोई मुझे कुछ कह सकता है, पर वो सुनकर दुखी होना है या नहीं होना है वो मेरी चॉइस है। कोई कोई व्यवहार कर सकता है, कोई हो सकता है आपको नोटिस ना करे, आपको नमस्ते ना करे, आपसे बात ना करे, या कुछ ऐसा शब्द बोले या व्यवहार करे जो थोड़ा उल्टा है, लेकिन उस सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए क्या थॉट क्रिएट करनी है, क्या फीलिंग क्रिएट करनी है,
वो आपकी अपनी चॉइस है, वो हम खुद करते हैं। अब वो चॉइस है या नहीं है वो तो आपकी शक्ति के ऊपर है ना। लेकिन जैसे आजकल दुनिया में कहते बाहर का खाना ही पड़ता है, क्यों ना बना नहीं सकते। बना क्यों नहीं सकते, बना तो सकते हैं ना, पर बनाने की इच्छा नहीं है या बनाने का अभ्यास नहीं है तो कहेंगे बाहर से ही खाना पड़ता है। ऐसे भले ही हम कहें कि दुख होता है, हर्ट होता है, लेकिन हमें ये समझना है कि भले मैं वो चॉइस नहीं ले रही हूँ कि मैं चूज़ करूँ मैं कैसा फील करती हूँ, लेकिन वो चॉइस मेरे पास है, दैट एग्जिस्ट। मैं उस चॉइस को ले रही हूँ या नहीं वो तो शक्ति के ऊपर है, अभ्यास के ऊपर है। लेकिन हर आत्मा के पास ये चॉइस है कि किसी के शब्द को सुनकर, किसी के व्यवहार को देखकर वो दुख क्रिएट करे या ना करे, वो इंसल्टेड होने की फीलिंग क्रिएट करे या ना करे, वो इरिटेट हो या ना हो, है ना। अब एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। सपोज आपको कोई गाली दे रहा है, राइट, लेकिन उस भाषा में दे रहा है जो आप समझते नहीं है ना, उस लैंग्वेज में दे रहा है जो आप समझते नहीं है। अगर आप चाइनीज़ नहीं समझते तो चाइनीज़ में दे रहा है, तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गाली देने से बुरी नहीं लगती, समझने से बुरी लगती है। तो कोई भी बात कोई देता है तो वो बुरी नहीं होती, जब हम उसको लेते हैं, रिसीव करते हैं, समझते, तब वो बुरी लगती है। और अगर हम समझदार हैं तो हम उस बात को इस तरह से रिसीव करेंगे कि वो मुझे दुखी ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है तो मैं उस बिहेवियर को देखते हुए ये ना सोचूं कि मुझे दुख दे रहा है, मैं ये सोचूं कि इस आत्मा का संस्कार कमज़ोर है ना, इस आत्मा के का संस्कार कमज़ोर है। ये भी नहीं कि बुरा है, क्योंकि कमज़ोर है वो चाहे तो अपने पे काम करके कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कमज़ोर है संस्कार। तो मुझे उसकी बात को इतना सीरियसली लेके हर्ट नहीं होना है ना। मुझे किसी की भी बात को पर्सनली लेकर हर्ट क्रिएट नहीं करना। ये एक चॉइस है जो मैं लेती हूँ, और उस प्रोग्रामिंग को मैं जितना अंदर डालूँगी कि हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन जो चाहे दे सकते हैं, पर मुझे उस ओपिनियन से मेरी आइडेंटिटी नहीं बनती है ना। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मेरी आइडेंटिटी नहीं बनती। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो मुझे मालूम है। तो किसी के सोचने से या बोलने से मुझे बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहली बात हमें समझनी है कि मेरी फीलिंग्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी ने मुझे क्या दिया, किसी ने क्या कहा, कैसा व्यवहार किया, वो उसकी चॉइस है, वो उसका जुरिस्डिक्शन है, लेकिन मैं कैसा फील करूं वो मेरी चॉइस है, राइट। अब इसी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि मैं किसी की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। उनको बुरा लग रहा है मेरी वजह से, उनको ऐसा लग रहा है मेरी वजह से, ठीक है। अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ करते हो तो आपको लगता है कि मेरा ये कर्म गलत है ना। जैसे मान लो आपने किसी को कड़वा बोला, तो वो कर्म आपका गलत है, तो वो जो कर्म है उसकी तो जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं, आपका भाव, आपका कर्म ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति दुख ले रहा है या वो व्यक्ति उसको गलत ले रहा है। ऐसा होता है ना कि आपका जो भाव है, आपका जो शब्द है, वो तो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है या आपसे जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उस कारण से वो आपसे दुखी हो रहा है।
जैसे मान लीजिए कोई आपको कहीं इनवाइट करते हैं, अब आपने चेक किया अपना स्केड्यूल, आप उस इनविटेशन पे नहीं जा सकते, उस समय आप बिज़ी हैं या आपको रेस्ट ही करना है। मान लीजिए आप पूरे हफ्ते काम करके थक गए, आपको रेस्ट करना है, आप वो चॉइस लेना चाहते, तो सामने वाले को आपने बहुत पोलाइटली बताया कि मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। लेकिन वो व्यक्ति बार बार कहता है हमें बहुत दुख हुआ इस बात से, हम तो आपके बुलाने से हमेशा आते हैं, आपने ऐसे मना कर दिया, हमारा तो बहुत दिल दुखा। तो वो आपको कहता चला जा रहा है। तो कई बार उस बात से भी हमें गिल्ट फील होने लगता है ना, कि सामने वाले को हमने दुखी कर दिया या नाराज़ कर दिया। या आप अपनी लाइफ, अपने समय, अपने जीवन के बारे में कोई चॉइसेस ले रहे हैं और जो आपके क्लोज़ फैमिली है या कोई भी है वो उस बात से दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता कि आपकी चॉइस राइट है या वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको ये समझना है कि मेरी जिम्मेवारी मेरे कर्म के प्रति है, मेरी जिम्मेवारी किसी की फीलिंग्स के प्रति नहीं है। अगर मेरी सोच समझ में, मेरे कर्म में कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे वास्तव में प्रॉब्लम होनी चाहिए या जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली करेक्ट करूँ। लेकिन अगर मेरी समझ बूझ से मेरा इंटेंशन भी ठीक है, एक्शन भी ठीक है, और फिर भी अगर सामने वाला दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, इंसल्टेड फील कर रहा है, तो मुझे फिर उस बात से अपने आप को फ्री कर देना है। फिर मुझे ये समझना है कि जैसे हम अपने संस्कार के कारण दुखी होते हैं, सामने वाला अपने संस्कार के कारण दुखी है, तो उसको हम गुड विशेस दें, है ना, कि वो भी उस दुख से छूटे, लेकिन आप उसमें गिल्टी नहीं हो। जैसे मैं आपको बहुत एक सिंपल से एग्जाम्पल बताती हूँ जो घर घर में होता है ना, कि एक बार मुझे दो केसेस सिमिलर आए थे। तो एक बहन जो थी उसने जब शादी की तो शादी के बाद जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको अच्छा नहीं लगा कि वो जॉब पे जा रही है ना, तो उन्होंने कहा आपका जॉब पे जाना हमें अच्छा नहीं लगता, या हम नहीं चाहते आप नौकरी करें, हमें ये ऐसा लगता है जैसे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा कर करके उसने जो है जॉब छोड़ दिया। उसको लगा कि सब नाखुश हैं तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ। तो अब कई साल बीत गए, है ना, और फिर उसकी देवरानी आई, उसकी देवर की शादी हुई। तो जब देवर की शादी हुई तो वो जो देवरानी थी वो जॉब पे जाती थी और ये लोग उसको मना नहीं करते थे क्योंकि समय के साथ माइंडसेट चेंज हो गया था, उसको मना नहीं करते थे। और जब देवरानी ऑफिस से आती थी तो वो कोई काम नहीं करती थी, और ये पहले भी काम करती थी, उसके आने के बाद भी काम करती थी। तो इसको धीरे धीरे फील होने लगा कि मैंने जो उस समय किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और जब वो यहाँ सेंटर पर आई थी तो उसकी शादी को 25 वर्ष बीत चुके थे, वो जॉब छोड़े भी 25 वर्ष बीत चुके थे, बट वो बार बार मुझे ये बात कहती कि मैंने उस समय जॉब छोड़ के गलती की। तो मैंने उसको कहा कि आपने गलती क्यों की ये, और अगर आपने गलती की तो आप उसकी जिम्मेवारी खुद लो ना, आप ब्लेम क्यों कर रहे हो कि इन्होंने कहा उन्होंने कहा, क्योंकि किसी के फीलिंग्स के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। अगर आपको उस समय लगा कि मैं ठीक कर रही हूँ, और अगर कि कोई आपको बार बार कहे कि आपके इस कर्म से मुझे दुख हो रहा है, तो भी आपको उस कर्म में चेंज नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बात आज आपको ठीक लग रही है, अगर किसी के प्रेशर डालने से, ये एक इमोशनल प्रेशर होता है ना, इमोशनल प्रेशर डालने से अगर आप उस बात को चेंज करेंगे तो कल आप दुखी होंगे। इसीलिए आप अपने कर्मों को चेक करें कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर किसी के कहने से कि आपका कर्म मुझे दुखी कर रहा है, आप उस कर्म को चेंज ना करें। दूसरा भी एक केस था जहाँ पर सिमिलर सिचुएशन थी
और घर में बहुत लोग नाराज़ हुए, लेकिन वो जो बहन थी वो जॉब करती रही, है ना। और 3-4 साल के बाद सबकी नाराज़गी ख़त्म हो गई, पेचेक बढ़ गया और सब हंसी खुशी रहे। तो फिर वो कहती कि क्योंकि मैं उस समय अपने डिसीजन पे अड़ी रही और मैंने किसी को ऐसे भी नहीं कहा कि आप रॉन्ग हो या मैं राइट हूँ, लेकिन मैंने चुपचाप उस बात को इतना जैसे वेटेज नहीं दिया। वो कहते मैं फिर भी नमस्ते वमस्ते करके निकल जाती ऑफिस के लिए। तो इस प्रकार से मैं चली, तो आज सब कुछ ठीक है। तो हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार हैं, हम किसी की फीलिंग्स के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। हम अपने कर्मों की चॉइस इस आधार से ना लें कि किसको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज अगर आप एक सिचुएशन में सोचेंगे कि इनको ऐसा फील हो रहा है, उनको वैसा फील हो रहा है, तो मैं वो चॉइस ना लूँ दैट विच इज़ मेकिंग सेंस टू मी, जो मुझे लग रहा है कि राइट चॉइस है, तो कल आप उस चॉइस को ना लेने की वजह से बहुत पछताएंगे। और ऐसे ही हमें ये वाली भाषा से भी छुटकारा पाना है कि मुझे बुरा या दुखी या इंसल्टेड या परेशान या क्रोधित किसी और के बिहेवियर की वजह से लग रहा है, क्योंकि हमें समझना है कि सामने वाला जो कर रहा है वो उसका बिहेवियर है, लेकिन उस बिहेवियर के स्टिमुलस में जो थॉट और फीलिंग मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मेरी अपनी क्रिएशन है और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं उसके लिए ज़िम्मेवार हूँ। और जब आप ये दो बातों की क्लैरिटी रखते हैं ना, तो आप अपने कर्म और अपने भाग्य की या अपनी भावना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने कर्म की जिम्मेवारी उठाएं, क्योंकि जब हम वो सेकंड वाली बात को ठीक से क्लियर नहीं करते तो हम हर बात में कहते हैं उनको बुरा लग रहा था या वो कह रहे थे या ये कह रहे थे इसलिए मैंने ये चॉइस ली। लेकिन जब उसके फल आएंगे उस चॉइस के, वो तो आपको भोगने हैं ना, तो फिर सारी ज़िंदगी आप ब्लेम करेंगे। और पहले वाले केस में भी अगर हम समझते हैं कि दूसरे की फीलिंग के लिए हम जिम्मेवार हैं या कोई हमारी फीलिंग के लिए ज़िम्मेवार है, तो फिर हम ब्लेम करते रहेंगे कि हम दुखी या परेशान हैं उनकी वजह से। और जब तक ये ब्लेम गेम चलेगा तब तक हमारी ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हो सकती, है ना। तो ये दो बातें कि मैं अपनी फीलिंग्स के लिए ज़िम्मेवार हूँ, किसी और की नहीं। मैं अपने कर्म और अपनी फीलिंग्स के लिए ज़िम्मेवार हूँ, और दूसरा व्यक्ति अपने कर्म और अपनी फीलिंग्स के लिए ज़िम्मेवार है। दोनों बातों में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। तो ये एक पॉइंट जो क्लैरिटी का है। दूसरा पॉइंट कि कई बार हमें प्रश्न आते हैं कि जब हम आत्मा को रियलाइज़ करते हैं या मैं एक आत्मा हूँ या शांति खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, और हम योग में बैठकर शांति का, खुशी का, प्यार का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर हम इस संसार में रहते क्यों हैं? फिर तो हर एक को सन्यासी बन जाना चाहिए या जंगल चले जाना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था, जो सेल्फ को रियलाइज़ कर लेते थे वो जंगल चले जाते थे, वो सन्यासी बन जाते थे। तो हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जब तक हम समझते हैं कि शांति खुशी प्यार बाहर से मिलता है, तब तक तो घर में हम रहते हैं, काम काज करते हैं, क्योंकि उससे हमें खुशी शांति प्यार या रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ मैं खुद ही क्रिएट कर सकती हूँ तो हम घर में क्यों रहते हैं, हम काम क्यों करते हैं, है ना। ये प्रश्न भी आते हैं। तो हमें दो बातों को सेपरेट करना है। एक है सेल्फ एस्टीम, शांति प्यार खुशी शक्ति का अनुभव। दूसरा है सुख सुविधाएं कंफर्ट, ठीक है। जो भौतिक सुख सुविधाएं और कंफर्ट। अब आप देखो कि आप जब ऑफिस जाते हो, काम करते हो, या घर में पैसा आता है, कोई और कमा रहा है और आप घर संभाल रहे हो, दोनों सिचुएशंस में आप ये जो काम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? ताकि भौतिक सुख सुविधाएं मिल सके।
है ना, क्योंकि शरीर है तो शरीर कंफर्ट ढूंढता है, शरीर एक अच्छी छत ढूंढता है, शरीर एक, है ना, एक प्रॉपर वेदर ढूंढता है, टेम्परेचर सही होना चाहिए, खाना सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें घर गृहस्थ काम काज से मिलती हैं। लेकिन अगर हम जो आंतरिक दुनिया है, जो इनर वर्ल्ड है, उसकी बात करें तो मेरी सेल्फ एस्टीम कि मैं अपने अंदर ये सोचती हूँ कि मैं किसी लायक नहीं, या मैं बहुत वैल्यूबल हूँ, या मैं बहुत वर्दी हूँ, या मेरी कोई वैल्यू नहीं, ये वाली जो अंदर की जो महसूसता है कि मैं कितनी वैल्यूबल या वैल्यूलेस हूँ, या मैं कितनी शांत हूँ, या मैं कितनी खुश हूँ, या मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, इनका कनेक्शन बाहर की बातों से नहीं है ना। क्योंकि कई बार हम जब इन दो बातों को कंफ्यूज कर देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत अच्छा काम करूं, बहुत अच्छे पैसे कमाऊं, बहुत अच्छा घर संभालूं, तो सब कहेंगे कि वाह वाह वाह, है ना, आपके जैसा कोई नहीं, तो मुझे भी लगेगा हाँ मैं कुछ हूँ, राइट। क्योंकि कई हम इन दो चीज़ों को कंफ्यूज करके रखते हैं। जब कोई बाहर से हमें कहता है कि आपके जैसा कोई नहीं, या आप बेस्ट हो, या आप बहुत वर्दी हो, या आपके बिना हम चल नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो जब ये बातें हमारे सामने आती हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ मेरी जो वैल्यू है वो इन कामों से या इन संबंधों से आती है। लेकिन अगर आप इस झांसे में रहते हैं कि सच में आपकी वैल्यू इस बात से है कि कोई आपको वैल्यू करता है या नहीं, तो कल आप बहुत धोखा खा जाएंगे। धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आज जो व्यक्ति आपको ऐसे चढ़ा देता है ना, कल वो एकदम से गिरा देता है ना। रोज़ कहेंगे आपके बिना तो चलता ही नहीं, आप ही हैं करण करावनहार, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता घर में, आप ही सब कुछ करते हैं। और एक दिन अचानक कहेंगे पता नहीं क्या करते हो सारे दिन, है ना, पता ही नहीं चलता आपका तो कहाँ टाइम जाता है, ध्यान कहाँ है आपका पता नहीं, है ना। या आप सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये बातें जब कोई ऐसे चढ़ाता है फिर एकदम गिरा देता है तो क्या होता है, अंदर बहुत हलचल हो जाती है। तो हमें समझना है कि हम जो कामकाज करते हैं, हम जो नौकरी करते हैं, या हम जो घर संभालते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि एक सोशल स्ट्रक्चर, एक बाहर का कंफर्ट या बाहर की सुविधाएं मेंटेन हो। लेकिन इसका हमारी आंतरिक मैं वैल्यूबल हूँ या नहीं वो फील करने से या शांति खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। मुझे एक बार एक बहन आई थी, तो वो बहन जो थी 21-22 वर्ष की रही होगी, ऑफिस गोइंग थी, वर्किंग थी। तो मुझे कहती कि मुझे जब कोई भी ऑफिस में कोई ताना मार देता है या कोई ये कह देता है कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गुस्से में कुछ कर जाऊंगी, या तो उसको या खुद को, मुझे इतना गुस्सा आता है। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताओ, बचपन से लेकर क्या रहा और कैसे आपकी जर्नी रही। तो मुझे कहती कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पिताजी मेरी माँ की बिल्कुल कदर नहीं करते थे। मतलब क्योंकि पिताजी पैसा कमाते थे, माँ नहीं कमाती थी, तो हमेशा ये रहा कि तुम तो किसी लायक नहीं हो। और जब हम भी, मैं और मेरी सिस्टर भी, क्योंकि हम दोनों ही फीमेल चोले में थे, तो पिताजी का हमारे प्रति भी वही एटीट्यूड रहता था, ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। तो एक ही बात बचपन से सुनी, मेरी माँ ने एक ही बात जैसे कान में लोरी गा गा के हमें सुनाई कि बेटा अगर तुम्हें ये चाहिए ना कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, तुम सम्मान की जीवन जियो, तो तुम खूब पढ़ो लिखो, खूब पैसा कमाओ। तो माँ जैसे ये रोज़ की डोज हमें देती कि तुम पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, तब जाकर तुम्हारी वैल्यू होगी।
तो मैंने बहुत पढ़ाई की। वो कहती मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा लाइफ में, मैं पढ़ती चली गई, खूब मेहनत की। मैंने एक एमएनसी में जॉब ले ली एट द एज ऑफ 19 और 19 साल की उम्र से मैं नौकरी करने लगी और बहुत अच्छे पैकेज पे मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही ये पैकेज के बावजूद, नौकरी के बावजूद अगर मुझे कोई सम्मान नहीं देता और मुझे कोई ऐसे शब्द कह दे, आपको नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आप तो इस लायक भी नहीं हो, तो कोई भी ऐसे शब्द जो जैसे मेरे पिताजी कहते थे ना, वो जैसे ही वो कह देता है तो मेरे को एकदम आग सी लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसको पूछा, देखो बचपन में आप ऐसा फील करते थे, ठीक है, फिर माँ ने आपको एक सल्यूशन बताया, तो माँ के सल्यूशन पर आप चले, पर वो सल्यूशन तो मिला नहीं ना आपको, क्योंकि जो आप बचपन में फील करते थे वो आप आज भी फील करते हो। बचपन में पिताजी के कहने से फील करते थे, आज बॉस के कहने से फील करते हो, लेकिन आपकी फीलिंग वही की वही है। एक शब्द पहले पिताजी का आपको डिस्टर्ब करता था, आज वही शब्द बॉस का आपको डिस्टर्ब करता है। तो जो सल्यूशन आपको माँ ने दिया वो सल्यूशन नहीं है ना। तो कहती हाँ, मतलब मैं अभी तक भी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ये सल्यूशन नहीं है तो और सल्यूशन क्या है ना। लेकिन मुझे ये बात कहीं ना कहीं फील होती है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा जॉब लिया, इतनी पैसे कमाए, लेकिन आज भी छोटी सी बात मुझे उतना ही दुख दे रही है जिस दुख से मैं बचने के लिए इतनी बड़ी यात्रा करके आई। तो फिर उसको कोर्स करने के लिए प्रेरणा दी और जब वो कोर्स करने लगी तो उसको धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो सम्मानित फील करना या वैल्यूएबल फील करना या वर्दी फील करना, ये बाहर की किसी चीज़ से नहीं आता। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते जाते हो ना कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं एक हीरा हूँ, है ना। आत्मा क्या है, एक सितारा है, एक हीरा है। आत्मा की अपनी वैल्यू है, मैं आत्मा हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। अब आप देखो, हीरे की वैल्यू किसको पता होती है, जौहरी को, है ना। अगर कोई जौहरी नहीं है तो उसको हीरे की वैल्यू पता होगी, नहीं पता होगी ना। तो अगर हीरा सेल्फ डाउट में आ जाए कि इसको तो मेरी वैल्यू पता ही नहीं चल रही, तो मेरी वैल्यू शायद है नहीं, तो फिर ऐसे तो हीरा सारी ज़िंदगी दुखी होता रहेगा। तो हमें ये खुद समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक हीरा हूँ। सामने वाला नहीं पहचान पा रहा तो जौहरी नहीं है लेकिन मैं हीरा हूँ, राइट, है ना। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी भी आती है। एक पिता ने अपने बच्चे को एक पत्थर दिया और उसे कहा कि आप, है ना, इसे लेकर जाना और जितनी दुकानें मार्केट में शुरू से लेकर अंत तक है ना, हर दुकान में पूछना आप ये पत्थर कितने में खरीदोगे, ठीक है। तो जैसे वो पहली दुकान में लेकर गया तो कोई कहता है ये 2 रुपये में खरीदूंगा, दूसरी वाली कहता है 1 रुपये में, तीसरा वाला कहता है 4 रुपये में। ऐसे करके उसको कई प्राइसेस मिले। फिर जब वो फाइनली आखिरी दुकान में गया ना, तो जैसे ही उसने पत्थर दिखाया वो व्यक्ति चौंक गया और कहते ये कहाँ से मिला तुम्हें। तो कहते मेरे पिताजी ने दिया है मोल करने के लिए। तो कहते अच्छा तो कितना पैसा दोगे इसका। तो कहता 1 करोड़ दूंगा इसका। तो बड़ा खुश होके आ गया, है ना। तो जब वो वापस आया तो खुश हुआ। तो पिताजी ने कहा क्यों खुश हो तुम। तो कहता क्योंकि वो 1 करोड़ दे रहा है। तो कहता पर ये पत्थर है ही 1 करोड़ का, ये हीरा है बेटा, ये 1 करोड़ का है ही, तुम्हें इसकी प्राइस नहीं पता थी, इसीलिए तुम इस बात से खुश हो कि उसको पता थी। लेकिन अगर तुम्हें पता होती, मैं तुम्हें बता कर भेजता कि 1 करोड़ का है, तो वो 1 करोड़ कहता तो तुम इतने खुश नहीं होते है ना, क्योंकि तुम्हें पता है ये इसकी वैल्यू है। तो क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता नहीं, कोई अगर हमें वैल्यू देता है हमें बड़ी खुशी हो जाती है ना, और अगर कोई नहीं देता तो हमें डाउट आ जाता है।
तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक चैतन्य हीरा हो, अपने आप को पहचानो और अपनी जो हीरे की वैल्यू कब होती है? जब वो फ्लॉलेस होता है, जब उसमें कोई दाग नहीं होता है ना। तो हमारे अंदर दाग क्या है? ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की कमी हमारे अंदर के दाग हैं। और जैसे जैसे हम योग से इसे बढ़ाते जाते हैं ना, हीरे की चमक बढ़ती जाती है। और जितना वैल्यूएबल हीरा मैं बनना चाहूँ उतना बन सकती हूँ। और मुझे इस चक्कर में नहीं रहना कि इस जॉब से, इस व्यक्ति से, इस संबंध से मुझे मेरी सेंस ऑफ वैल्यू मिलेगी, या मुझे यहाँ से शांति, वहाँ से शक्ति, वहाँ से प्यार मिलेगा। नहीं, परमात्मा हमें कहते हैं तुम इन दो बातों को सेपरेट रखो। काम काज करना, संबंध निभाना वो बाहर का ढांचा है, उसको, वो कर्म का क्षेत्र है, उसमें तुम्हें कर्म करना है। लेकिन ये जो अंदर की शांति या सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ या खुशी या शक्ति, ये आएगी तुम्हें योग और इस रूहानी यात्रा से, इस आध्यात्मिक यात्रा से। तो इस पर अटेंशन देकर अंदर की फीलिंग को चेंज करना है। ओके, तो ये दो बातें। अब तीसरी बात संबंध के बारे में है ना। तो जैसे हमने समझा कि हम अपने आप को आत्मा समझकर चले कि मैं इस शरीर से कर्म करने वाली शक्ति आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी का है ना बच्चा, मित्र, संबंधी कुछ नहीं, मैं बस एक आत्मा हूँ। ये सारे रोल्स हैं जो मैं प्ले कर रही हूँ, या वो जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं नहीं हूँ। मैं इंजीनियर, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं माता पिता या बच्चा नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये मेरी रोल है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी बॉडी है। इसको हमें सेपरेट करना है। ऐसे ही अब हमें एक और चीज़ समझनी है कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्शन में आते हैं, तो हमारे अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये भी मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन नहीं है, ये भी एक आत्मा है ना, ये भी एक आत्मा है। हम रिलेशनशिप कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस होके संबंध में ना आए, हम सोल कॉन्शियस होके संबंध में आए। क्यों? क्योंकि जब हम रोल कॉन्शियस, रिलेशनशिप कॉन्शियस होते हैं ना, तो उसमें नेचुरल एक्सपेक्टेशन आती है कि नहीं, है ना। जैसे ही आप कहेंगे ये मेरे माता पिता हैं, तो एकदम से बुद्धि में एक लिस्ट आ जाती है, माता पिता ऐसे होने चाहिए, उनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या जैसे ही कहेंगे ये मेरा बच्चा है, तो बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, बात माननी चाहिए, है ना, बच्चा ऐसा हो वैसा हो, ये सारी एक्सपेक्टेशन आ जाती है। और पता भी नहीं चलता, प्रोग्रामिंग इतनी सूक्ष्म है कि जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप या रोल में किसी को देखते हैं तो एकदम से एक्सपेक्टेशन आती है ना। जैसे कि एक बिना लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया हुआ है दोनों ने और कि इनको ये करना ही है और आपको ये करना ही है। लेकिन जहाँ भी एक्सपेक्टेशन आती है वहाँ नेक्स्ट क्या आता है? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाली आत्मा पूरा नहीं करती, या पूरा करती भी है तो वैसे नहीं करती जैसा आप चाहते हैं, उतना नहीं करती जितना आप चाहते हैं। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन और उनका संस्कार कभी मैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए जैसे ही हम किसी को देह के संबंध या रोल के आधार से देखते हैं तो हमारे अंदर अपेक्षा और निराशा, ये चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को आत्मिक दृष्टि से देखें कि ये बस एक आत्मा है, तो आत्मा का कोई भी संस्कार हो सकता है और आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि एक आत्मा है, वो अपनी यात्रा पर है, आप अपनी यात्रा पर है ना। वो मेरा कोई नहीं है, वो आत्मा है, वो अपनी यात्रा पर है, मैं अपनी यात्रा में हूँ। तो जब ये क्लैरिटी होती है ना, तो आपको उनके संस्कारों की एक्सेप्टेंस होती है कि वो जो है जैसे हैं ठीक है।
और जहाँ एक्सेप्टेंस होती है वहाँ आपको ग्रैटिट्यूड होता है। उनके अंदर कोई अच्छा संस्कार होगा ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा चलो कम से कम इनके अंदर ये एक अच्छी आदत है। तो अगर आपको जीवन में संबंधों में दुख से छूटना है तो ये चक्र एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट का तोड़ना होगा। और इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि रोल कॉन्शियस, रिलेशनशिप कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होकर संबंध में आए। अच्छा, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हमारी एक्सपेक्टेशन का क्या होगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है ना, अब किससे फिर वो पूरी करें? क्योंकि अंदर तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, ये यहाँ से मिले, वो वहाँ से मिले, वो वहाँ से मिले। अब वो सारी कहाँ से पूरी होंगी? तो उसका आंसर हम कल लेंगे, है ना, कि अपनी एक्सपेक्टेशन किससे रखें और बाकी सबको एक्सेप्ट करने के लिए जो बल है, जब आपकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी तो आप हर एक को आत्मा समझ एक्सेप्ट करने का एफर्ट ले सकेंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन किससे पूरी करें वो कल की क्लास में समझेंगे। तो अभी कुछ प्रश्न हैं वो ले लेती हूँ, उसके बाद योग करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए जब भी बैठती हूँ तो ध्यान मुश्किल से 5 मिनट लगता है। बाबा की निरंतर याद नहीं रहती। जब भी कोई काम करूँ तो बाबा की याद भूल जाती हूँ। योग निरंतर नहीं रहता, है ना। तो आप तो पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये समझना है कि ये जो बाबा की निरंतर याद का प्रश्न अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बाबा किसी को पता नहीं है ना। तो आगे जब ये कोर्स आगे बढ़ेगा तब ये प्रश्न लेंगे, ठीक है। जब से मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही हूँ बिकॉज ऑफ कॉलेज, आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल और हैप्पी। इंस्टेड आई फील ओवरवेल्म्ड एंड नर्वस अराउंड देम, because of which it distracts me while studying. I feel I came here only to study, but I feel stuck and start overthinking. तो मैं अपने संबंधियों के साथ रहती हूँ, रिलेटिव्स के साथ, और आई तो थी पढ़ने, लेकिन अभी उन्हीं की बातें बुद्धि में घूमती रहती है और पढ़ नहीं पाती। ये इनका प्रश्न है। तो आपको ये समझना है कि जिस लिए गए थे वो काम करो, दूसरे चक्करों में मत पड़ो। आप रिलेटिव सुधारने गए हो क्या? नहीं गए हो ना। आप किस लिए गए हो? अपनी पढ़ाई करने गए हो कि उनका कल्याण करने गए हो? उनका कल्याण करने तो नहीं गए ना। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, चाहे वो कैसे भी हैं, क्या भी हैं, उससे आपका क्या जाता है। आपको जाना है, अपने कमरे में बैठना है, पढ़ना है और निकल आना है। और अगर आप दूसरे चक्करों में रहेंगे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बाद में आप रिपेंट करेंगे। इसलिए जब भी ये थॉट आए कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, आपको उनका घर है, वो कुछ भी करें। मैं गेस्ट हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ूँ, ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर रख के आपको बार बार अपने माइंड को कहना है, वो जो चाहे करें अपने घर में, उसके बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। ओके, ठीक है। सेल्फ इस्टीम और स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? ये सारे अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं, लेकिन उसका अर्थ समझना है हमें कि मैं भी कुछ हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं मैटर करती हूँ, इसी को हम कहना चाह रहे हैं। सेल्फ इस्टीम, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारे शब्द उसी लिए कहे जाते हैं, ये सारे शब्द उसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न है कि जब कोई बार बार हमें एक ही बात कहता है तो फिर हम उसे इग्नोर कैसे करें, है ना। अब सबसे बड़ी बात है, जब वो बार बार कह रहा है तो आप बार बार क्यों इग्नोर कर रहे हो? एक ही बार इग्नोर कर दिया ना। फिर तो बस रिपीट हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि जब कोई बार बार कह रहा है तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये उसका संस्कार है, ये उसकी आदत है। और कोई भी आदत किसी और से नहीं बदलती। जिसकी जो आदत है, जो उसका संस्कार है, वो करेगा। आपको उसकी आदत को या उसके संस्कार को ना इग्नोर करना है, ना चिंतन करना है। उसका संस्कार उसको मुबारक। आप अपनी सोच की जिम्मेवारी लो
कि मुझे उसके बारे में क्यों सोचना है जिसकी बात ही गलत है ना। जो गलत बात कर रहा है उसके बारे में सोचना मतलब मेरी परख शक्ति में कितनी प्रॉब्लम है कि किसी की गलत बात को सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। तो ये आपको चॉइस लेनी है कि वो जो कह रहा है, जब मुझे समझ आ रहा है वो बात गलत है तो मैं उसका चिंतन क्यों करूं, ठीक है। और बार बार करे, 1000 बार करे, वो गलती को कितनी भी बार रिपीट करे, मुझे उसे काउंट नहीं करते रहना है ना। मैंने समझ लिया कि इसकी बात को मुझे वेटेज देना ही नहीं है, मुझे उसको पर्सनली लेना ही नहीं है, और वो कितनी बार भी करे उस पर ध्यान नहीं देना। जब भी बाहर से मैं आती हूँ, घर में कुछ भी ठीक नहीं रहता तो काफ़ी गुस्सा आता है। क्या किया जाए मैं गुस्सा ना करूँ, है ना। आई एम 38 years old एंड नाउ स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, तो मूड ऑफ रहता है ना। तो देखो, जब मुझे याद है एक माता मुझे बहुत सिमिलर एक बात कहती जब मैं अपने मायके से लौट कर आई तो मैंने देखा कि चाय का सॉसपैन 15 दिन पुराना नीचे पड़ा था और उसको 15 दिन से धोया नहीं था, जबकि मेड आती थी रोज़ तो भी उसको निकाल कर सिंक तक में नहीं डाला, है ना। तो वो कहते कहते इतनी बार बार उसका वर्णन करती, तो मैं उसको कहती थी, देखो जैसे आप बार बार कह रहे हो ना कि 15 दिन तक वो पड़ा रहा, 15 दिन तक पड़ा रहा है, उठाया नहीं, तो आप सोचो कि आपके लिए एक बात को भूलना कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये आपको बहुत ये जो आपका संस्कार है ये आपको बार बार मजबूर कर रहा है ना कि आप एक बात को सोचो। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं और उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं जिनको कोई दूसरा नहीं समझ सकता, है ना। तो किसी को ये जो थोड़ा सा चीज़ समेटने में कितनी तकलीफ़ होती है या कितना वो उस बात में मुश्किल महसूस करते हैं, ये दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो जब कोई नहीं कर रहा तो आप समझो कि उनका संस्कार इतना कमज़ोर है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बात में आप अपना मेंटल एनर्जी लगा के परेशान नहीं हो, और आपको साफ करना है आप करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आप उस बात में मत जाओ कि ये क्यों साफ नहीं कर रहे, क्योंकि आपके कितनी भी बार सोचने से आप उनका संस्कार नहीं बदल सकते, है ना। तो आपको सिर्फ अपनी बात समझनी है कि उन पर गुस्सा करने से मैं सिर्फ अपना बीपी बढ़ाऊंगी, उनका कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, एक भाई है पुलिस ऑफिसर है, तो उनकी वाइफ और वो और बच्चे सब आए थे सेंटर। तो वाइफ जो है वो कहती ये सॉक्स यहाँ फेंक देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ फेंक देते हैं, ये ऐसे घर को बिखरा देते हैं, ये इतने गैर जिम्मेवार है, इनकी वजह से मुझे हेडेक रहता है, स्ट्रेस होता है। तो मैंने वो जो भाई थे उनको कहा आपके सामने कह रही हैं, आप बताओ क्या कहना है। तो कहते दीदी मैं, जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना उनको छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। इनको लगता है मोज़े उठा के रख दिया, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, है ना, ये कर दिया, वो बहुत बड़ी चीज़ कर दिया। हम सारे दिन चोरों के पीछे भाग रहे हैं, इतने सारे केसेस आते हैं, इतनी मुश्किल हमारी जीवन है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा ना तो मुझे भी लगा हाँ देखो, किसी से भी बात करो तो उसे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। तो इस तरह से तो कोई सल्यूशन नहीं निकलता ना। तो आपको समझना है कि जो चीज़ से आप परेशान हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, या सामने वाले की के लिए वो कितना मुश्किल है, या उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो ये सारी बातें होंगी, और जैसे जैसे आप ये ज्ञान समझेंगे ना कि आप उनके साथ क्यों हैं जिनके साथ हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सारे सबसे मुश्किल वाले क्यों मिले हुए हैं। क्योंकि जो जैसा होता है ना उसको बिल्कुल ऑपोजिट मिला होता है। तो ये जो रिलेशनशिप्स का चक्कर है, इनके पीछे जो कार्मिक सेटलमेंट्स की लॉजिक है, उन बातों को समझने से आपको क्लैरिटी आएगी कि कलयुग अंत में रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, और रिलेशनशिप्स चलाने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, बहुत सारी सहन शक्ति, बहुत सारा, है ना, स्पिरिचुअल पावर जिससे आप लेट गो कर सके, इग्नोर कर सके, है ना, दुआएं दे सके, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी रिलेशनशिप चलाने के लिए चाहिए।
तो ये है, मुझे एक ही थॉट बार बार हंट करता है। हाँ, तो अगर वो करता भी है तो जैसे ही आप अवेयर हो जाते हैं ना कि वो थॉट रिपीट पे चल रहा है, तो आप ये मत कहो कि मेरा थॉट रिपीट पे चल रहा है, रिपीट पे चल रहा है, उसको बल नहीं भरो। आप एक नया थॉट क्रिएट करो और उस थॉट को इंजेक्ट करो, ये सोचो, और उस थॉट को रिपीट पे चलाओ, है ना। तो अगर आप नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे थॉट ऐसे रेपिटेटिव चल रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप नोटिस कर लेते हैं तो आप एक नए थॉट को क्रिएट करके उस थॉट से रिप्लेस करो और फिर उस थॉट को रिपीट पे कॉन्शियसली चलाओ, तो पहले वाला थॉट चेंज हो जाएगा। ओके, ओम शांति। थोड़ी देर अभी स्वचिंतन करेंगे। शांत बैठकर अपना ध्यान इस शरीर रूपी डिब्बी में बंद आत्मा हीरे पर लेकर आए। मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य हीरा। देखें अपने स्वरूप को, चमकता हीरा हूँ मैं, प्रेम के मध्य अच्छी प्रकाशमय स्थिति में चमक रहा हूँ। जैसे एक हीरे से लाइट निकलती है, ऐसे सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा से ऐसा प्रवाहित हो रहा कि मेरे चारों तरफ गुणों शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। शांति, खुशी, प्योरिटी, अनकंडीशनल लव, ऐसी सुंदर वाइब्रेशंस मुझ आत्मा हीरे से सारी प्रकृति और चारों तरफ की आत्माओं तक पहुंच रही है। बैठ जाएं कुछ देर इसी सुंदर अनुभव में।